नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो आपके पहले सेमेस्टर का दूसरा पेपर है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स फर्स्ट का, उसके बारे में। इकोनॉमिक्स फर्स्ट के अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपके पास 4 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट आपको इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन की है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, और मार्शल की डेफिनेशन, रॉबिन्सन की डेफिनेशन, उसके आधार पे तमाम सारे उसके अंतर हैं, कैसे किसने इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से डिफाइन किया, उन चीज़ों को लेकर के है। और इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ है, कैसे इकोनॉमिक्स का और लॉ का संबंध है, क्यों आप लॉ के पहले सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ने पर विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। और जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, संतुलन का है, इक्विलिब्रियम का है, मार्जिनल यूटिलिटी का है, अपॉर्चुनिटी कास्ट का, अवसर लागत का, ब्लैक मनी का, प्राइस का, और टैक्सेस का है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, कहाँ पे कौन लगाता है उसको, किस प्रकार से वो चीज़ें होती हैं, संचालित होती हैं। दूसरी यूनिट आपकी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के है। डिमांड एंड सप्लाई में आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मांग की आड़ी लोच बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके जो लॉज हैं, और जब ये सारे आप लॉज वगैरह पढ़िए तो प्रयास करिए कि उसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ने का, समझाने का प्रयास करिए। एग्जाम के जो कॉपी में भी आप उसको ग्राफ से समझाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसके एजम्पशंस क्या होते हैं, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। कंज्यूमर का सरप्लस है। तीसरी यूनिट आपकी मार्केट को लेकर के है कि मार्केट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, मार्केट में इस बाजार का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। कर्व्स के बारे में है, जो रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व के बारे में है। और प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, मोनोपोली में से एकाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता। अगर पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार है या एकाधिकार का बाजार है तो वहाँ पर प्राइस और आउटपुट कैसे होगा। कार्टल्स का मतलब क्या होता है, डंपिंग का मतलब क्या होता है, और तमाम सारे एंटी मोनोपोली लॉज हैं, क्योंकि पूरा प्रयास किया जाता है कि मार्केट में किसी की भी मोनोपोली ना हो पाए, सबके पास एक पूर्ण प्रतियोगिता का अधिकार रहे, सब लोग प्रतियोगिता के अंदर रहें। चौथी यूनिट आपकी फैक्टर प्राइसिंग की है, जहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, वेजेस की थ्योरी हैं और मजदूरी की, रेंट की है, लगान की थ्योरी है, रिकार्डियन की, और मॉडर्न कुछ नई थ्योरीज भी हैं। लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के बात है, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और इंटरेस्ट में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, तरलता पसंदगी सिद्धांत जिसको बोलते हैं। और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, लाभ की रिस्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी है। तो जो आपकी 4 यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के फैक्टर प्राइसिंग तक, इसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके लिए लगातार पूछे जाते रहे। एक तो आपको सवाल सबसे पहला ये पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और उसके बाद इसी से लगा करके माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर के साथ साथ इकोनॉमिक्स का नेचर सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे सवाल अक्सर आता रहा है कि अर्थशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मीनिंग बताइए, और मार्शल द्वारा दी गई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताइए, या जो रॉबिन्सन द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है। और जिस समय आप मार्शल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उस समय रॉबिन्सन की डेफिनेशन पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, और ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि मार्शल ने और रॉबिन्सन ने किस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। इकोनॉमिक्स के थोड़ा सा नेचर को भी, जब आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहे हो थोड़ा सा नेचर को भी देखते रहिए कि जैसे एक स्टेटमेंट है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, सिलेक्शन का साइंस है। तो अर्थशास्त्र अगर चयन का विज्ञान है या साइंस ऑफ सिलेक्शन का साइंस है, तो उसका मतलब क्या होता है, किसने ये चीज़ बोली, और क्या अर्थशास्त्र साइंस है, आर्ट है। तो एक सवाल के लिए तैयार रहेगा जिसमें आपको अर्थशास्त्र में मीन्स इकोनॉमिक्स की नेचर, डेफिनीशन, सिग्निफिकेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर, और क्या पॉजिटिव नॉर्मेटिव है, इस प्रकार से सवाल। और मार्शल और रॉबिन्सन की किताबों के नाम और उन्होंने क्या क्या इसके इकोनॉमिक्स के विषय में कहा उसको देख करके आइएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जहाँ ये इकोनॉमिक्स एंड लॉ की जो बात है कि विधि में और इकोनॉमिक्स में रिलेशन क्या है, जब आप विधि का इकोनॉमिक्स से संबंध पढ़ना शुरू करेंगे तो वहीं से पाएंगे कि जिस प्रकार से बिना धन के किसी भी वेलफेयर स्टेट की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना धन से मेरा मतलब है कि बिना जैसे जिसको बजट आप समझते हैं, या किसी प्रकार का भी जो भी आर्थिक लाभ है जो सरकारों के द्वारा, जो तंत्र के द्वारा हमको मिल पा रहा है, सिस्टम के द्वारा हमें मिल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो हम ही से टैक्स ले करके और हमारे ही ऊपर खर्च करने की जो व्यवस्था है, तो जहाँ पे ये बात आती है तो इकोनॉमिक्स लॉ का रिलेशन सामने आता है। और जब इकोनॉमिक्स लॉ का रिलेशन सामने आता है तो वहाँ पर टैक्सेस की बात सामने आती है। तो एक सवाल इस प्रकार से पढ़ करके जाइएगा कि लॉ का इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है,
क्यों लॉ पढ़ने वाले व्यक्ति को इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, और टैक्सेस का जो लेन देन है, जो टैक्सेस का अधिरोपण है कि टैक्स कैसे लगाए जाएंगे, टैक्स के जो टैक्सिंग फैक्टर्स हैं उसको देख करके जाइएगा, वहाँ से एक सवाल आने की उम्मीद रहती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो जो डिमांड सप्लाई के लॉज हैं, डिमांड सप्लाई के लॉज और डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पढ़ करके जाइएगा कि डिमांड के और सप्लाई की, मांग के और आपूर्ति के नियम क्या है, और जो ये मांग की आड़ी लोच जिसको बोलते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। सवाल आता रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए और उसको ग्राफ से समझाइए। तो जो आपके लिए ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, सम सीमांत उपयोगिता हो गया या डिमिनिशिंग को कहें गिरता हुआ घटता हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, वो दोनों आपके लिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि लिखने से कहीं अधिक, इस इकोनॉमिक्स के आपके पेपर में लिखने से कहीं अधिक ग्राफ का, तालिका का जिसको बोलेंगे, वक्र चित्र जिसको बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें पेजेस भरने में मत परेशान होइएगा। हिस्ट्री के पेपर की तरह, सोशियोलॉजी के पेपर की तरह इसमें पेजेस मतलब लंबा कंटेंट नहीं आपके पास होता है, नहीं लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे सवाल पूछा गया कि आप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताइए, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आप एक पेज का कंटेंट लिखते हैं और थोड़े आधे पेज या मैं कहूँगा एक पेज आप उसमें लेकर के उसमें ग्राफ बनाते हैं, उतना पर्याप्त होता है। तो बहुत परेशान ना होइएगा, सोचिएगा नहीं कि इसमें मेरे 4 पेज नहीं पूरे हो पा रहे हैं, मुझे कहा गया था 4 पेज लिखने के लिए। इकोनॉमिक्स का पेपर है, ग्राफ का पेपर है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाइए। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तीसरी यूनिट में आपके लिए, तो मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केट का मतलब क्या होता है, और किसको बोलेंगे कि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, किसको बोलेंगे कि एक अधिकार वाला बाजार है। और मार्केट में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सवाल अगर मैं पढ़ के बताऊं तो सवाल आया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, परफेक्ट मोनोपोली, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आप, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से आप क्या समझते हैं, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की, इक्विलिब्रियम की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। या अगर मैं एक सवाल और देखूँ तो सवाल आया कि बाजार किसे कहते हैं, मार्केट किसको बोलते हैं, और मार्केट के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मार्केट के एक्सटेंट को, मार्केट के विस्तार को प्रभावित करते हैं। औसत आगम से सवाल आया है, और औसत आगम के बाद अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत फलन का भी सवाल आया है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा, विशेषता, इस प्रकार के सवाल अक्सर आते रहे हैं। तो ये पहले तो आप मार्केट का मतलब समझिएगा, और मार्केट के बाद पूर्ण प्रतियोगिता की जो दशा है उसका क्या मतलब है, एकाधिकार का क्या मतलब है, और दोनों में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी है। अगला सवाल जो आपका, ये दोनों लाइनें हैं, कार्टेल का है, डंपिंग का है, जिसको बोले तो कार्टेल या राशिपातन, और जितने भी एंटी मोनोपोली लॉज हैं, किस प्रकार से एकाधिकार को तोड़ने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से कार्टेल को लेकर के लॉज बने हैं, किस प्रकार से डंपिंग के अगेंस्ट लॉज बने हैं, उनको आप पढ़ करके जाइए। क्योंकि डंपिंग अगर हुई, कार्टलाइजेशन अगर हुआ, मोनोपोली किसी की हुई, तो वो बाजार परफेक्ट कंपटीशन का बाजार नहीं रह जाएगा। उसमें लोगों के लिए कंपटीशन करना, एक दूसरे को कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और किसी एक व्यक्ति के या किसी एक फर्म के, किसी एक इंडस्ट्री के मोनोपोली होने से ग्राहकों का जो लाभ है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पर आप देखिएगा, मार्केट के क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर को, और प्राइस और आउटपुट कैसे परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली के अंदर तय होंगे, एक सवाल, और कार्टेल, डंपिंग और जितने भी एंटी मोनोपोली लॉज हैं वहाँ से लेकर के एक सवाल। उसके बाद हम चौथी यूनिट देखें तो सबसे पहले तो आपको वेजेस की डेफिनेशन जाननी है कि मजदूरी कहते किसे हैं, और जिस समय आप मजदूरी पढ़ रहे हैं उस समय आपको देखना है कि जो मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है और एक प्रॉपर वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है और उसमें मिनिमम और प्रॉपर वेजेस का मतलब क्या होता है। आपको उसके बाद देखना है कि जो रेंट की थ्योरीज हैं, और रेंट की थ्योरीज आपके लिए सारी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिकॉर्डियन हो चाहे मॉडर्न थ्योरी हो। रिकॉर्डियन को लेकर के बहुत बार सवाल पूछा गया है। एक बार अगर देखा जाए पिछली बार सवाल इस प्रकार से कौन सा आया था, तो सवाल जो लगान एक उत्पादन के साधन की विशिष्टता का पारितोषिक है, उपरोक्त कथन के प्रकाश में लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सीधी किसी की थ्योरी पूछने के बजाय केवल एक कंसेप्ट जैसा कंसेप्चुअल सवाल आपके लिए रेंट का आया था, तो इस बार आप थ्योरीज को पढ़ करके कायदे से जाइएगा, थ्योरी सवाल आने की उम्मीद है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। और जो डंपिंग की बात अभी हम कर रहे थे, डंपिंग का सवाल पिछली बार लॉन्ग आंसर में लिखने के लिए आया है, बड़ा सवाल लिखने के लिए आया है, छोटी टिप्पणी लिखने में नहीं आई है। तो डंपिंग का जो सवाल है, ये मान सकते हैं कि डंपिंग का, कार्टलाइजेशन का, ये ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टॉपिक है तो छोटे आने की उम्मीद है, इससे भी बड़ा सवाल पूछा जा सकता है।
तो वेजेस की थ्योरी, वेजेस के विषय में जानते रहिए, रेंट की थ्योरीज को कायदे से पढ़ लीजिएगा, और इसके साथ साथ में जो प्रॉफिट की और इंटरेस्ट की थ्योरी है उसको भी पढ़ लीजिएगा। ऊपर मार्केट में मैंने कहा मार्केट से 2 सवाल, एक तो मार्केट के क्लासिफिकेशन को लेकर के, और मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट, मोनोपोली का मार्केट, उसके अंतर्गत प्राइस कैसे तय होगा, और उसके बाद एक ये पूरा का पूरा एंटी मोनोपोली लॉज का जो सवाल है, कार्टल्स का है, डंपिंग का है, इस प्रकार के सवाल। और जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे ब्लैक मनी को लेकर के कभी कभी छोटा टिप ए बी करके जब सवाल आता है कि इस पे इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए, तो वहाँ पर आपसे ब्लैक मनी का सवाल या इक्विलिब्रियम का सवाल, मतलब छोटी टिप्पणी करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से पढ़िए, और मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जितना भी सवाल आप करिए उसमें प्रयास करिए, अगर ग्राफ से आप समझा सके तो बहुत बेहतर होगा। तो सिग्निफिकेंस, नेचर, इकोनॉमिक्स का उसके अंतर को लेकर के सवाल, और लॉ में इकोनॉमिक्स में जो क्या रिलेशन है टैक्सेस को लेकर के सवाल, उसके बाद डिमांड और सप्लाई के जो लॉज हैं और इलास्टिसिटी है उसका सवाल, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक सवाल, इंडिफरेंस कर्व का और जो कंज्यूमर सरप्लस का एक ग्राफ बनता है उसका एक सवाल, मार्केट्स के क्लासिफिकेशन का, रेवेन्यू का एक सवाल, कार्टल्स का और जितने भी एंटी मोनोपोली लॉज हैं उसको लेकर के एक सवाल, वेजेस की थ्योरी, और रिकार्ड की जो रेंट की थ्योरी है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो इंटरेस्ट की है, यहाँ से एक सवाल। तो मुझे लगता है यहाँ से आपके लिए पर्याप्त सवाल आपको आ रहे होंगे और आप 5 से कहीं अधिक सवाल जानते रहे होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका अगला पेपर जो भी होगा उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।